आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का दूसरा चैप्टर गुप्त साम्राज्य के विषय में चर्चा किया जाएगा। गुप्त साम्राज्य गुप्त काल का भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस काल से भारतीय इतिहास में एक नया युग का आरंभ होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से एक राजनीतिक एकता का पुनः स्थापना का काल था। मौर्य साम्राज्य के उपरांत भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। इस लुप्त प्राय राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त सम्राटों को ही है। गुप्त काल से हमें क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होने लगता है। श्रीगुप्त 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्त राजवंश की स्थापना आदि राजा महाराज गुप्त द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। परवर्ती गुप्त लेखकों में इनका नाम गुप्त मिलता है। गुप्त वंश के स्थापक के नाम को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ के अनुसार इनका नाम श्रीगुप्त था तथा कुछ के अनुसार इनका नाम केवल गुप्त था। गुप्त अभिलेखों में श्रीगुप्त के लिए महाराज उपाधि का प्रयोग किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक नहीं था। अगला हमारा हो जाएगा घटोत्कच। घटोत्कच 300 ईस्वी से 319 ईस्वी तक। श्रीगुप्त के मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र घटोत्कच शासक हुआ। इसमें भी महाराज की उपाधि धारण की। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि घटोत्कच भी स्वतंत्र शासक न होकर किसी के अधीन शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं, जो 319 ईस्वी से 328 ईस्वी तक रहते हैं। घटोत्कच के पश्चात उनका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना। गुप्त अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था, जिसने सर्वप्रथम महाराजधिराज की उपाधि धारण की। अतः कहा जा सकता है कि निश्चित ही वह अपने पूर्वजों से कहीं अधिक शक्तिशाली राजा होगा। चंद्रगुप्त की उपाधियों एवं राजनीतिक घटनाओं के बारे में बहुत कम ही जानकारी प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधियों अथवा उनके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन निम्नलिखित शीर्ष के माध्यम से किया जा सकता है।
चंद्रगुप्त संवत का प्रचलन। चंद्रगुप्त संवत का प्रचलन चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल की प्रमुख घटना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने सन 319 से 320 ईस्वी में संवत का प्रचलन किया। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित यह संवत इतिहास के गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने बाहुबली के आधार पर एक स्वतंत्र राजा की स्थापना की और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी के रूप में निर्वाचन। सामान्यतः किसी शासक की मृत्यु के पश्चात ही उत्तराधिकारी शासक बनता था, किंतु चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के विषय में अनेक शिलालेख, स्तंभलेख, मुद्रा, साहित्य ग्रंथ आदि से जानकारी प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की प्रथम प्रशस्ति जो उनके संबंध में ठोस जानकारी प्रदान करती है, को सर्वाधिक प्रामाणिक माना गया है। शासक बनते ही समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की चौमुखी उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया। उसने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने का हर संभव प्रयास किया। समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजय। सिंहासन पर आसीन होने के पश्चात समुद्रगुप्त ने भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से दिग्विजय की योजना बनाई। अपने इस योजना के अनुसार उसने उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के अनेक राज्यों को विजित कर अपने राज्य का विस्तार किया। अध्ययन की सुविधा के दृष्टि से उनकी विजय अभियान को निम्नलिखित बांटा जा सकता है। आर्यावर्त का प्रथम सैन्य अभियान। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, जिस आर्यावर्त भी कहा जाता है, पर 2 बार आक्रमण किया। अपने प्रथम अभियान में समुद्रगुप्त ने 3 शासक अच्युत, नागसेन तथा कोट कुलज वंश के राजा को पराजित किया। दक्षिणापथ का अभियान। उत्तरी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दक्षिण की ओर ध्यान दिया। संभवतः अपने इस
अभियान पर समुद्रगुप्त 346 ईस्वी में पाटलिपुत्र से चला। दक्षिण में उसने जिन राजाओं को पराजित किया उसके नाम प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलते हैं, पर पराजित राज्यों के नाम मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला कौशल, महाकांतार, कोराल, इष्टपुर, कोहर, एरंडपल, कांची, औमुख, बेंगी, पालमक, देवराष्ट्र, कुरुत, लपू। विभिन्न स्रोतों से यह ज्ञात होता है कि इन राजाओं के क्रमशः शासक थे महेंद्र, व्याघ्रराज, मंटराज, मंटराल, महेंद्रगिरी, स्वामीदत्त, दमन, विष्णुगोप, नीलराज, हस्तिवर्मन, उग्रसेन, कुबेर तथा धनंजय। दक्षिणी नीति। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में 12 राज्यों के राजाओं को पराजित कर अपने अधीन किया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच बहुत अधिक दूरी थी, इसीलिए उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत पर शासन करना केवल मुश्किल वरना असंभव था। अतः समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। वहीं दक्षिण में उसने जिन राजाओं को विजिट किया उनके राज्यों को उसने वापस कर दिया। आर्यावर्त का द्वितीय सैन्य अभियान। दक्षिणा पथ विजय पर सैन्य अभियान पूरा करने के बाद समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त पर पुनः आक्रमण की योजना बनाई, क्योंकि जब वह दक्षिण अभियान पर था उस समय उत्तरी भारत अथवा आर्यावर्त में पराजित शासकों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली थी। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के द्वितीय सैन्य अभियान में 9 राजाओं रुद्रदेव, मतील, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा को पराजित कर अपने राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिला दिया। मध्य भारत अथवा आटविक राज्यों पर विजय। प्रयाग प्रशस्ति के विवरण अनुसार आर्यावर्त को विजिट करने के बाद समुद्रगुप्त ने मध्य भारत अथवा आटविक राजाओं को पराजित कर उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आटविक राजाओं ने कौन से प्रदेश सम्मिलित थे, यह अस्पष्ट है। सीमांत राजाओं पर विजय। समुद्रगुप्त की विजयों से
सीमांत राजाओं के राजा भयभीत हो गए। अतः जब समुद्रगुप्त ने उन पर आक्रमण किया तो कुछ राजाओं ने तो बिना युद्ध किए ही तथा कुछ ने युद्ध में पराजित होने के बाद समुद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही इन राज्यों ने साम्राज्य सॉरी साथ ही इन राज्यों के राजाओं ने समुद्रगुप्त को वचन दिया कि वार्षिक कर देने के अतिरिक्त हर संभव उसे समुद्रगुप्त संतुष्ट रखने का प्रयास करेंगे। समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने वाले सीमांत राज्य निम्नलिखित थे। पहला, समतट। यह पूर्वी बंगाल का समुद्री तटीय प्रदेश था। इनको राजधानी कामंती थी। तवार। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार उत्तरी बंगाल में बोगरा, दीनाजपुर और राजशाही के जिला इस राज्य में शामिल थे। कामरूपी। आधुनिक आसाम के प्रदेश प्राचीन काल में कामरूपी के नाम से जाने जाते थे। नेपाल। नेपाल से तात्पर्य आधुनिक नेपाल राज्य से है। कर्तपुर। इस राज्य में संभवतः कुमायूं एवं रुहेल खंड के प्रदेश आते हैं। गणराज्यों की विजय। समुद्रगुप्त की विजयों से भयभीत होकर गणराज्यों, जिनकी संख्या 9 थी, उन्होंने बिना युद्ध किए ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। ये गणराज्य थे मालवा, जो मंदसौर, प्राचीन दसपुर, अर्जुनायन, आगरा तथा जयपुर। योधेय, मुद्रक, प्राचूर्ण, अभीर, चनकानिक, काक, हरपौरी। अश्वमेध यज्ञ। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इस अवसर पर उसने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया तथा सोने के सिक्के चलवाए। सोने के यह सिक्के विभिन्न प्रकार के थे। इसमें सर्वाधिक प्रमुख अश्वमेध प्रकार का सिक्का था। समुद्रगुप्त के चरित्र के विभिन्न गुणों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से किया जाता है। महान विजेता। समुद्रगुप्त की गणना भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की गिने चुने विजेताओं में की जाती है। उसने अपने पिता से प्राप्त छोटे से राज्य को अपने विजयों से अत्यधिक विस्तार कर लिया था। निपुण सेनानायक। महान
विजेता होने के साथ ही समुद्रगुप्त एक निपुण सेना नायक था, जिसमें एक अच्छी सेना नायक की सभी गुण विद्यमान थे। यही कारण है कि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना विश्व के महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट से की और उसे भारतीय नेपोलियन का संज्ञा से विभूषित किया। प्रजा हितैषी सम्राट। सर्वसर्वा होते हुए भी वह निरंकुश शासक नहीं था। वास्तव में वह प्रजा के हित को सर्वोपरि रखता था। वह दुखी एवं गरीब व्यक्तियों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहता था। बहुमुखी प्रतिभा। समुद्रगुप्त की चरित्र में बहुमुखी प्रतिभा स्पष्ट रूप से विद्यमान थी। महान कूटनीतिज्ञ। एक महान विजेता होने के साथ ही समुद्रगुप्त दूरदर्शी और महान कूटनीतिज्ञ भी था। छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाना, दक्षिण की राज्यों को अपने अधीन रखना तथा सीमांत राज्यों को अपना सेवक बनाकर छोड़ देना उनकी कूटनीतिज्ञता का ज्वलंत प्रमाण है। साहित्य एवं कला प्रेम। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का विद्वान कवि व साहित्यकारों का संरक्षक था। उसने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों का संरक्षण दे रखा था। उसके काल में सिक्के यह प्रमाणित करते थे कि वह उच्च कोटि का संगीतज्ञ भी था। महाकवि हरिसेन उनका मंत्री एवं तथा दरबारी था। कुशल शासक। समुद्रगुप्त में एक कुशल शासक के सभी गुण विद्यमान थे। उसने अपने शासन काल में एक सुव्यवस्थित शासन प्रबंध की व्यवस्था की थी। शासन सुव्यवस्थित की दृष्टि से उसने अपने साम्राज्य को विभक्तियों, विषयों एवं ग्रामों में विभाजित कर रखा था। उसने स्थानीय सरकारों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर रखी थी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने अपने अनेक मंत्रियों की नियुक्ति की थी। इन मंत्रियों के अधीन कोई न कोई विभाग रहता था। प्रशासन में वह अपने मंत्रियों का परामर्श भी लेता था। रामगुप्त। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। विशाखदत्त के नाटक देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त समुद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र था। अतः अपने पिता के मृत्यु के बाद वह गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। रामगुप्त एक अत्यंत ही विलासी, निर्बल एवं भीरु प्रतीत का व्यक्ति था। समुद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य
समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380 से 414 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र तथा रामगुप्त का छोटा भाई था। रामगुप्त एक अयोग्य, कायर तथा विलासी शासक था, अतः वह लंबे समय तक शासन न कर सका। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने पिता के समुद्रगुप्त के समान ही वीर, पराक्रमी तथा धर्मनिष्ठ राजा था। इतिहास भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से विख्यात था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम विक्रमादित्य भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय। यद्यपि चंद्रगुप्त को अपने पिता समुद्रगुप्त से एक विशाल राज्य प्राप्त हुआ, अतः उसे समुद्रगुप्त के समान विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। किंतु जब समुद्रगुप्त के अधीन शासकों ने स्वतंत्र होने के प्रयास किए तो इनको नतमस्तक करने के लिए साम्राज्य को सुरक्षित एवं संगठित रखने के लिए युद्ध करने पड़े। गणराज्यों पर विजय। गुप्त साम्राज्य के पश्चिमोत्तर में भद्रगण से लेकर स्वर्णऋख तक अनेक छोटे छोटे गणराज्य थे। यद्यपि ये गणराज्य स्वतंत्रता प्रेमी थे, किंतु उनमें पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव था, अतः ये किसी बाह्य आक्रमण का सामना नहीं कर सकते थे। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने गणराज्यों की इस कमजोरी का लाभ उठाया और गणराज्यों पर आक्रमण कर दिया। शक क्षत्रपों का विजय। शक क्षत्रपों पर विजय चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की सर्वप्रमुख घटना है, जिसका मालवा, गुजरात तथा सौराष्ट्र पर शासन था। यद्यपि इन शक क्षत्रपों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु समुद्रगुप्त द्वितीय का विचार था कि विदेशी शक क्षत्रप उनके लिए कभी भी घातक सिद्ध हो सकते हैं, अतः उसने शक क्षत्रपों पर आक्रमण कर शक राजा रुद्र सिंह को पराजित किया और उसने उसकी हत्या कर दी। अपने इस विजय के उपलक्ष्य में समुद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी की मुद्राएं चलवाई। पूर्वी प्रदेशों पर विजय।